मोदी क्यों जीतते हैं और हर बार मोदी ही क्यों जीतते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक भारतीय के दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर उठा होगा कि ऐसा मोदी में क्या खास है जो उनको सबसे अलग बनाता है। आपने भी जरूर सोचा होगा। जो लोग जिन्होंने उन्हें सत्ता में पहुंचाया है और खास करके वो जो उनके राजनीतिक विरोधी रहे हैं, वो भी सभी इसी सोच में हैं। आइए आज एक एनालिसिस के थ्रू ये समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि मोदी में ऐसा क्या खास है जो उनको सबसे अलग बनाता है और किस तरह से वो सभी भारतवासियों का दिल जीतते हैं। गुजरात में बीजेपी ने 156 की शानदार जीत के साथ इतिहास रच दिया है। मोदी के प्रभाव को लेकर अगर किसी को पहले कोई संदेह था भी, तो गुजरात की इस प्रचंड जीत से ये साफ हो गया है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में मोदी मैजिक ने सब पर जादू कर दिया है। मोदी हैं भारत की वास्तविकता से जुड़े नेता। आदिवासी समुदायों के बीच, वन क्षेत्रों में, शहरों में, छोटे कस्बों और गांवों में मोदी ने जमीन स्तर पर उतरकर लोगों के बीच रहकर काम किया है। अपने संगठन के दिनों में देश सेवा से जुड़े मोदी ने भारत के हर एक जिले में रात बिताई है। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने स्वयं भारत के हर एक हिस्से की यात्रा की है। शायद उनका ये 1-to-1 कनेक्ट ही है जिसके बल पर उन्होंने एक अलग ही, एक यूनिक दृष्टिकोण डेवलप किया है। लोगों की आकांक्षाओं और समस्याओं को समझा, महसूस किया है। मोदी एक जन नेता है जिन्होंने यात्राओं से जनता को जोड़ा है। राजनेता तो बहुत होते हैं, लेकिन जन नेता कोई एक ही होता है। भारतीय राजनीति में वो मोदी थे जिन्होंने जन जुड़ाव के लिए यात्रा कल्चर की शुरुआत की। इन यात्राओं ने भारतीय इतिहास के अलग अलग चरण पर कई तरह के संदेश दिए हैं। एक के बाद एक इनोवेटिव तरीके से और मास स्केल पर उन्होंने इन यात्राओं की कल्पना की है। जैसे 1987 में न्याय यात्रा, वो यात्रा जब गुजरात के लोग सूखे के कारण अनगिनत समस्याओं से गुजर रहे थे, तब मोदी ने न्याय यात्रा के द्वारा लोगों की मांगों की सरकार के आगे सुनवाई की। फिर 1989 में लोक शक्ति यात्रा, जिसकी मदद से कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। ये वही यात्रा थी जिसने केशुभाई पटेल के पक्ष में लोगों के दिलों में समर्थन के बीज बोए और उन्हें स्थापित किया गुजरात में सबसे बड़े नेता के रूप में। इस लोक शक्ति यात्रा में लोगों की शक्ति देखते ही नजर आई। यात्रा से गुजरात के लाखों लोग जुड़े। फिर 1991 से 1992 तक चली एकता यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली इस यात्रा से पूरे देश को भाजपा के साहस का एहसास हुआ। इससे भारत विरोधी तत्वों को भी संदेश भेजा गया। ये संदेश कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। ये संदेश कि भाजपा इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर आगे बढ़ेगा। फिर एक दशक बाद गुजरात के गौरव को बनाए रखने के लिए निकली गौरव यात्रा को सभी को याद है। कोई नहीं भूल सकता कि कैसे कांग्रेस और गुजरात विरोधी तत्वों ने गुजरात की मिट्टी का अपमान किया था और कैसे मोदी ने गुजराती गौरव को बढ़ाने के उद्देश्य से गुजरात गौरव यात्रा की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ढेर सारी यात्राएं की, पर एक यात्रा जो विशेष तौर पे ध्यान में आती है वो है विवेकानंद युवा विकास यात्रा। ये यात्रा स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की वर्षगांठ के लिए थी और फर्स्ट टाइम वोटर से जुड़ने का ये एक शानदार तरीका था। मोदी ने राजनीति में तकनीकीकरण की पहल की। आज के 5G दौर में भी आम राजनेताओं से टेक सेवी होने की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती, लेकिन मोदी आम राजनेताओं से परे हैं। वो एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे, एक या दो लोग, जो लोग ये पेजर का यूज करते थे। क्योंकि मेरे को भी सीएम ऑफिस के कारण एक पेजर मिला था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरह से यूज करते थे। मुझे आज भी याद है कि पेजर में यूज करता था, तब मुझे मेरे पेजर में एक आवाज आती थी, टिक करके, बिप करके, तो मैं देख के बाद में टेलीफोन करता था। मैं कई बार देखता था कि कई मीटिंगों में वो पेजर ऐसे ही निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो क्यों ऐसा कर सकते हैं, उसको कैसे मालूम है। तो मीटिंग
खत्म होने के बाद में मैंने पूछा कि आप क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे समझाया इस पे एक वाइब्रेटर मोड होता है। डिजिटल डायरी, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड का इस्तेमाल वो शुरुआत से ही करते आ रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबको फोन करूं और मेरी आवाज सुनाई दे। ऐसा कुछ होता तो कब ऐसा कुछ तब था ही नहीं। तो हमने वो चैलेंज उठा ली कि ठीक है चलो हम करते हैं। उनका वॉइस रिकॉर्ड कर दिया कि नरेंद्र मोदी बोलूँ छूँ, ये इलेक्शन बहुत कीमती इलेक्शन है और आपको ये वोट करना है। तो ऐसा 2-3 करके, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसा करके फिर हमने उसका डायल ऑटोमेटिक हो ऐसा प्रोग्राम बनाया। और कहाँ से करें, तो सब STDPCO को उसमें लगा दिया। तो जब वो उसका इतना अच्छा हुआ था कि जब ये डायल ऑटोमेटिक होता है तो जब डायल होता है सामने से कोई उठाता है तो यहाँ से जब बोलते हैं मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ, तो हमें सुनाई देता है कि भाई नरेंद्र भाई का फ़ोन है, नरेंद्र भाई का फ़ोन है, ऐसा वो अंदर अंदर बात करते हैं। लेकिन ये 1-2 मिनट में जो मैसेज देना है वन वे बोल के दे देते थे। उन्होंने उचित व्यवस्था इसकी की है और लोगों से जुड़ने के लिए चाहे वो सोशल मीडिया हो या 3D होलोग्राम हो, हर एक जरिया अपनाया। मोदी ने बनाया पार्टी हेडक्वार्टर्स को और भी वाइब्रेंट। पार्टी मुख्यालय पार्टी के लोगों से मिलने और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ही क्यों? नरेंद्र मोदी का ये शुरू से मानना रहा है कि हर एक पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के लिए एक पुस्तकालय होना जरूरी है, जिससे उनकी बौद्धिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा। उनका ये भी मानना है कि मुख्यालय में लोगों के अनुकूल भवन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए और उनके रहते ये बदलाव साफ नजर आता भी है। मोदी के लिए हर एक कार्यकर्ता मायने रखता है। नरेंद्र मोदी का अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत जुड़ाव है ताकि कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिले। उन्होंने पार्टी में टिफिन बैठक के कल्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इन टिफिन बैठकों से सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही नहीं, उनके परिवारों से भी जोड़ते थे मोदी। वो कैसे, ये देखिए। તે સમયે હું યુવા મોરચામાં કર્ણાવતી મહાનગરના શહેરની ટીમમાં શહેર મંત્રી તરીકે કામ કરતા હતા। એ સમયે એમણે એક નવો વિષય મૂક્યો કે યુવા મોરચાના મહાનગરના તમામ હોદ્દેદારો પોતાના ઘરેથી ટિફિન લઈ આવે અને ટિફિન લઈને ટિફિન બેઠક સાથે ભાજપ યુવા મોરચાની મિટિંગ કરીએ। ટિફિન બેઠક શા માટે? તમે ઘરેથી ટિફિન લઈને નીકળ્યા, ટિફિન બનાવતા મમ્મીએ કે બહેને કોઈએ પૂછ્યું હશે કે અનિલ આજે ટિફિન લઈને કેમ જવાનું છે? તમારા પરિવારમાં પણ ચર્ચા થઈ કે આજે ભાજપ યુવા મોરચાની બેઠક છે, એમાં હું ટિફિન લઈને જઉં છું। એટલે પરિવારને પણ સંગઠન સાથે ભાવનાત્મક રીતે જોડવું, પરિવારના લોકોમાં પાર્ટીનું વિચારનું વાતાવરણ બને, એવો એક નાનકડો એમનો પ્રયાસ। कोविड के दौरान उन्होंने जनसंघ के पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं से फोन पे बातचीत की और उनके स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में जानकारी ली। मोदी अक्सर कहा करते हैं कि राजनीति तो होती रहेगी, पर अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। इतनी संवेदनशीलता, इतना प्रेम, जुड़ाव नहीं तो और क्या है? और ये जुड़ाव दो तरफा है। मोदी के दौरों के दौरान जो लोगों की भीड़ उमड़ के आती है, उसी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मोदी के लिए हर एक पोस्ट महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी के लिए संगठनात्मक जिम्मेदारी बस एक नाम मात्र के लिए नहीं दी जाती। उनकी सोच थोड़ी अलग है। उदाहरण के लिए, जब वो भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहे थे तो उन्होंने उनसे ये कहा था कि आपको ये पद इसलिए सौंपा गया है क्योंकि आप में से प्रत्येक का समाज में एक ऐसा स्थान है जो राजनीति से परे भी है। आपके पास अपनी एक गुडविल है और इस पद में भी यही शामिल है। हम आपको केवल संगठनात्मक कर्तव्यों के साथ नहीं बांधना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव, अपने कौशल का उपयोग करके पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं।
मोदी के इस पहलू की झलक आप वही देख सकते हैं जिस तरह से युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC/ST मोर्चा, पार्टी के विभिन्न मोर्चों से वो बात करते हैं। प्रत्येक समुदाय में भाजपा का संदेश पहुंचाने के नए नए तरीके बताते हैं। पूरी तरह से डिजाइन करते थे और वो हिसाब से आगे चलना है। मान लो कि आदिवासी एरिया में कोई प्रोग्राम करना है, कोई जाहिर सभा या तो कोई कार्यक्रम करना है, तो आदिवासी संस्कृति क्या है और वो संस्कृति के हिसाब से वहाँ के लोगों को कैसे बाहर निकालना है, वो संस्कृति को कैसे प्रदर्शित करना है, वो सब साथ में लेके चलते थे कि भाई वो भी होना चाहिए साथ में। तो पहले वो उसका ढोल नगाड़ा बजे, वो नृत्य हो जाए, उसके बाद तो जाहिर सभा हो जाए। ये सब प्री प्लानिंग उनको वहाँ से पूरा आयोजन मिलता था कि ऐसा करने से ये कार्यक्रम को एक नया रोमांच मिलेगा, नई आयाम मिलेगा। 1987 का एक किस्सा सुनते हैं और जानते हैं द मोदी वे। 87 के चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले उनका संघ में से भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के नाते, संगठन महामंत्री के नाते उन्होंने कार्यभार संभाला। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, चुनाव नजदीक था, चुनाव आ रहा है, क्या सोचा है? टिकट विकेट तो आप अच्छी तरह से बांटेंगे। बोला टिकट बांटने से नहीं होगा, जीतेंगे कैसे? भाई प्रजा के बीच हमारा नाता सिर्फ मैं उम्मीदवार हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था उम्मीदवार बन के मत जाओ, उनके सुख दुख के सहयोगी बन के जाओ, अपने उम्मीदवारों को समझाओ, सहयोगी बनकर जाए। मोदी राजनीति से परे जाते हैं। नरेंद्र मोदी समझते हैं कि आम लोगों के पास 24/7 राजनीति में डूबे रहने का ना ही टाइम होता है और ना ही इंटरेस्ट, और ना ही एक नेता की आमतौर में जो छवि होती है वो लोगों के मन को लुभाती है। यही वजह है कि जहां भी संभव हुआ नरेंद्र मोदी ने पार्टी में प्रोफेशनल लोगों को, कामकाजी लोगों को शामिल करने और यहाँ तक कि उनसे चुनाव लड़वाने का चलन भी शुरू किया। 1987 में गुजरात के AMC चुनाव में कई सारे प्रोफेशनल्स को मैदान में उतारा गया था। 2019 में भी PM मोदी ने वहां के बेहद सफल डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजापारा को टिकट दिया था। चंडीगढ़ में भी उन्होंने एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को साथ शामिल किया। अब ये कहावती चंडीगढ़ द सिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने इलेक्शन में टिकट बांटने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या? एक एक्स सर्विसमैन चाहिए, एक IAS रिटायर चाहिए, एक पुलिस हेड कांस्टेबल चाहिए रिटायर चाहिए, एक बिजनेसमैन रिप्यूटेड चाहिए, एक इंडस्ट्रियल चाहिए, एक एजुकेशनिस्ट चाहिए। उनका ये मतलब नहीं था कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कब से लगे कब नहीं, माइंडेड हो, बीजेपी को सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो। तो उन्होंने ये कैटेगरी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैं कहा दिस इज नाइस। अभी भी पार्टी मोर्चा को उनकी एक ही सलाह होती है, राजनीति से परे लोगों से जुड़ें और उन्हें पार्टी से जोड़ें। मोदी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करते हैं। एक ऐसा भारत भी हमने देखा है जहां राज्यसभा की सीटों को जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को देने की बजाय उपहार के रूप में बांट दिया जाता था। और एक ऐसा मोदी वाला भारत है जिसमें गुजरात में CM के रूप में हो या फिर अब देश के प्रधान सेवक के रूप में, नरेंद्र मोदी ने इस संस्कृति को बदल दिया है और राज्यसभा में आने के अवसर उन जमीनी कार्यकर्ताओं को दिए हैं जिन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें कभी ऐसा अवसर मिलेगा। मोदी के पास है भांति भांति के लोगों के साथ काम करने का शानदार अनुभव। 1970 के दशक में इमरजेंसी के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी की गांधीवादियों, समाजवादियों के साथ निकटता बढ़ी और बातचीत करने का मौका मिला। ये वो लोग हैं जिनकी विचारधारा भाजपा के साथ मेल नहीं खाती। उस अनुभव ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी और उन्हें विपक्ष के साथ मेलजोल बनाकर रखने की भावना के लिए तैयार किया। हरियाणा में उन्होंने बंसीलाल और बाद में चौटाला के साथ गठबंधन किया। पंजाब में भी उन्होंने अकाली भाजपा गठबंधन को और मजबूत किया। जम्मू कश्मीर में उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर काम किया। ऐसे समय में जब लोग भाजपा को राजनीतिक अछूतेपन में धकेलना चाहते थे, नरेंद्र मोदी ने दिखाया
कि पार्टी बाहरी लोगों को आकर्षित भी कर सकती है और साथ ही अपने वैचारिक चरित्र को बनाए रख सकती है। हाल ही में G20 की बैठक में भी हमने इसकी झलक देखी है। पीएम मोदी की सीताराम येचुरी और डी राजा के साथ हंसते हुए तस्वीरें देखी हैं, जबकि उनकी विचारधारा में कुछ भी समान नहीं है, लेकिन उनसे मोदी व्यक्तिगत रिलेशन बनाए रखते हैं। मोदी पार्टी मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करते हैं। राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ऐसा भी समय आता है जब किसी विशेष को दरकिनार किया जा सकता है, यहाँ तक कि अपमानित भी किया जा सकता है, या फिर यूं कहिए कि एक लो फेज से भी गुजरना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में अन्य लोग या तो पार्टी छोड़ देते हैं या फिर ऑफिशियल उम्मीदवारों को हरा देते हैं, लेकिन ऐसा एक बार भी नरेंद्र मोदी के मन में नहीं आया। अपने राजनीतिक कैरियर में पीएम मोदी ने भी 1990 के दशक के मध्य में इस उतार चढ़ाव का सामना किया था, जब गुजरात में उन्हीं की पार्टी में बने कुछ गुटों ने उनके चरित्र को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। 1989, 1990, 1991 और 1995 में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद मोदी को गुजरात छोड़ उत्तर भारत जाने का फरमान जाहिर किया गया। फिर क्या था? बिना एक पलक झपकाए उन्होंने नई भूमिका, नए कर्तव्य को स्वीकार किया और उत्तरी राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए निकल पड़े। वो अपने मर्यादाओं पर अडिग रहे। मोदी मैजिक का कमाल। 1987 में जब कांग्रेस संसद में 400 और गुजरात में 150 सीटों पर थी, उस दौरान मोदी गुजरात बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने एएमसी चुनावों में जीत हासिल करने में एक अहम भूमिका निभाई। ये इत्तेफाक नहीं है कि कांग्रेस ने गुजरात में 1985 के बाद से कभी कोई चुनाव नहीं जीता है। 2002, 2007 और 2012 चुनाव दर चुनाव मोदी ने गुजरात में भाजपा का नेतृत्व किया। 2014 और 2019 में भी मोदी ने अपना लोहा मनवाया। अपने नेतृत्व में भाजपा के लिए भारतवर्ष में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई, जब भाजपा ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में गठबंधन सरकारें बनाई। तब वो संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। बीजेपी ने 3 दशक बाद जब चंडीगढ़ सीट जीती, तब उन्हें इसका प्रबंधन करने का काम सौंपा गया था। उनके दिल्ली जाने के बावजूद गुजरात में पार्टी संगठन 2017 के जीतने के लिए सक्षम था और 2022 में भी मजबूती से डटा रहा है। वो कहते हैं ना, जो नहीं समझ पाए वो जादू। जिस साइंटिफिक तरीके से मोदी ने चुनाव प्रबंधन किया, लोगों से जुड़ाव बढ़ाया है और सांगठनिक राजनीति को बांधा है, वो एक तरह का जादू ही तो है। मोदी मैजिक है।